बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उमर फारूक और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स विद उमर फारूक। नाज़रीन, जो आज का करंट अफेयर्स है वो है जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के हवाले से कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ क्या गद्दार थे या मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी। नाज़रीन, जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब इंतकाल कर गए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नाज़रीन, उनकी मुशर्रफ साहब की थोड़ी सी मैं हिस्ट्री पीछे नहीं जाऊंगा, मगर इतनी कोई चंद चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि मुशर्रफ साहब से मेरी इंस्पायरेशंस अपने टाइम में रही हैं और रहेंगी। ठीक है, मुझे उनके साथ कुछ चीज़ों पे इख्तलाफ हो सकता है, मगर मैं उन्हें एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव बहुत एडमायर करता रहा हूँ। उनके क्रेडिट और डिसक्रेडिट पे कुछ चीज़ें हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने 1964 में कमीशन लिया था पाक फौज में, और उन्होंने 1965 और 1971 की वॉर लड़ी। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब को नवाज शरीफ साहब जो कि उस वक्त के वज़ीर आज़म थे 1998 में कुछ लोगों को सुपरसीड करके इन्हें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया। उसके बाद एक जहां से ये इख्तलाफ शुरू होता है और माशाल्लाह लगता है पाकिस्तान में, तो इनको बनाया गया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। कारगिल वॉर शुरू होती है, कंट्रोवर्सीज होती हैं। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब कहते हैं मुझे पता नहीं था, इन्होंने वॉर शुरू कर दी, मगर मुशर्रफ साहब कहते हैं इन्हें पता था सारी बात का। खैर, मुख्तसर बात यह है कि 12 अक्टूबर 1999 को परवेज़ मुशर्रफ साहब मार्शल लगा देते हैं। बकौल परवेज़ मुशर्रफ साहब के कि मैं श्रीलंका के सरकारी दौरे पे था, तो पीछे से इन्होंने ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नामजद किया और मेरा जहाज़ इन्होंने लैंड करने से मना कर दिया। और मैंने कॉकपिट में जाके जो कैप्टन था उस वक्त पीआईए का, तो मैंने उससे अपने कोर कमांडर से बात की। उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मेरा प्लेन लैंड करो। उस वक्त बड़ा शदीद गम और गुस्सा था फौज के अंदर। खैर, मुख्तसर बात यह है कि पाकिस्तान में माशाल्लाह लगा दिया गया और मुशर्रफ साहब ने पाकिस्तान के आइन को एक दफ़ा ख़त्म करके और पाकिस्तान को कहा गया कि अब जो जितनी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के पास रहेंगी। उन्होंने आके इसको बाकायदा अनाउंस कर दिया गया और गिरफ्तार कर लिया। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ या मुख्तलिफ लोगों को जो कि उस वक्त के सियासी कायदीन थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। खैर, मुशर्रफ साहब अपनी गवर्नमेंट में आते हैं, गवर्नमेंट शुरू करते हैं। शुरू में हर बंदे को एक अपनी अपनी अफरा तफरी थी, मगर अब मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा हुआ क्या, ड्रामेटिक सीन क्या होता है। इन्हें पूरी दुनिया से पाकिस्तान में कॉमनवेल्थ ने पाबंदियां लगा दी, क्योंकि कॉमनवेल्थ जो कि ब्रिटिश का हम कॉलोनी के तौर पर लेते हैं, उसे हम उनकी कॉलोनी है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ डेमोक्रेटिक कंट्रीज में मार्शल नहीं लग सकता, तो पाबंदियां लगनी शुरू हो गई। ये जो यूरोपियंस या गोरे होते हैं, ये अपने मफाद के लिए मार्शल को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। होता ये है कि 2001 में एक 9/11 का अटैक होता है अमेरिका में, और उन्होंने ये कहा कि हम प्राइम सस्पेक्ट करते हैं उसामा बिन लादेन को, जो कि अफगानिस्तान में है। इस सारे सिनेरियो में पाकिस्तान को बहुत फोकस किया जाता है। मुशर्रफ साहब जो कि डिक्टेटर थे, उन्हें वर्दी में एक्सेप्ट कर लिया जाता है, पूरी दुनिया उन्हें एक्सेप्ट कर लेती है। खैर, हुआ क्या, अफगानिस्तान वॉर शुरू होगी, पाकिस्तान से डिमांड्स की गई, तो ये मुशर्रफ साहब हीरो बन के उभरे उस वक्त पूरी दुनिया के कि ये वो बंदा है जो अमेरिका को फतह दिलवा सकता है। डॉलर राय पाकिस्तान में बहुत सारी चीजें हुई। जहां जहां ये सब कुछ आया, वहां वहां पाकिस्तान ने उसकी बड़ी कीमत चुकाई। अब इनके डिसक्रेडिट पे कौन सी चीजें, क्रेडिट पे कौन सी चीजें, पहले मैं डिसक्रेडिट की बात करता हूँ। इनके डिसक्रेडिट पे ये चीजें हैं कि इन्होंने सबसे पहले, जो मुझे जिनसे इख्तलाफ है वो ये है कि इन्होंने अफगान वॉर के दौरान बहुत सारे पाकिस्तानियों को अमेरिका के हवाले कर दिया, पकड़ के दिया कि ये दहशत गर्द है। उन्होंने इस गमो गुस्से का इजहार इस तरह किया, उन्होंने पाकिस्तान में दहशत गर्दी शुरू कर दी, यहाँ पर बम ब्लास्ट होने लगे, सुसाइड अटैक होने लगे। ये बहुत सारे काम पाकिस्तान में इनके डिसक्रेडिट पे चले गए, क्योंकि उन्हें गुस्सा था। वो अफगानिस्तान से उठते थे पठान थे जो यहाँ पर उनके सहूलत कर, पेनिट्रेशन पाकिस्तान में ये एक दिन में नहीं हुई थी। ये रशिया की वार से थी कि जो लोग पूरी दुनिया से जहादी इकट्ठे करके अफगानिस्तान लाए गए, उनकी अब शादियां होगी, बच्चे, उनकी नस्लें चलने लगी, तो पाकिस्तान में उनके सहूलतकार मौजूद थे। यहाँ पर ब्लास्टिंग हुई, हमारे लोग मरना शुरू हो गए, हमारी फोर्सेस पे अटैक हुए, इवन मुशर्रफ साहब के ऊपर अपने ऊपर भी अटैक शुरू हो गए। खैर, जब इंसान की जिंदगी हो तो उन्होंने एक टाइम पे मरना था, तो वो दिन मुकर्रर था, वो बच गए। बहुत सारे मामलात हुए। इसके बाद ड्रोन अटैक्स बहुत ज्यादा हुए पाकिस्तान में। ये मिली भगत थी सियासी जमातों की भी, और जब मुशर्रफ साहब थे उस वक्त भी बहुत सारे ड्रोन अटैक हुए, जिसमें हजारों लाखों पाकिस्तानी जो बेचारे हैं
وہ زخمی بھی ہوئے اور شہید بھی ہو گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو ڈسکریڈٹ پہ چیزیں ہیں جو جس سے مجھے سب سے زیادہ اختلاف ہوا وہ تھا لال مسجد کا اٹیک۔ اس وقت غازی برادران نے ایک لال مسجد جو کہ اسلام آباد میں واقع بہت بڑی مسجد ہے، اگر آپ گئے ہو وہاں پر ایک آپریشن کیا جاتا ہے۔ یہاں پر کیا ہے جی، یہاں پر دہشت گرد ہے، فوج اس کو کارڈن کر لیتی ہے، سارا آپریشن کے پہلے مذاکرات بھی ہوتے ہیں، ناکام ہوتے ہیں، مگر کیا اس لال مسجد میں پہنچنے والا اسلحہ ایک دن میں پہنچا تھا؟ اس وقت کے جو ہمارے افسران تھے یا ایجنسیز تھی، کیا انہیں نہیں پتا چلا کہ یہ اتنی پینیٹریشن اسلحے کی اسلام آباد جو کہ کیپٹل ہے کیسے ہو گئی؟ ماسک جو کہ آکسیجن ماسک تھے جو کہ آپ لڑتے ہیں گیسز کے ساتھ، پورے پورے انہوں نے چڑھائے ہوئے تھے، اور عام بندہ اس کو اگر پہن لے تو وہ وومٹنگ کرنے لگ جاتا 5 10 15 منٹ کے بعد ہی۔ تو وہ بڑے ہائیلی ٹرینڈ لوگ تھے جو لال مسجد میں موجود تھے۔ خیر وہاں سے آپریشن شروع، نئی مذاکرات کامیاب ہوتے نہیں ہوتے، ہوتے ہوتے کیا ہوتا ہے وہاں پہ آپریشن شروع ہوتا ہے۔ ناظرین اس سارے معاملے میں جو لال مسجد کا آپریشن ہوا نا، کسی کا کچھ نہیں گیا تھا اس وقت۔ میرے خیال میں اسلام کا بہت نقصان ہوا کہ یہ دیکھیں وہاں پر قرآن پاک تھے، شہید ہوئے، بے حرمتی ہوئی، خواتین تھی، جامعہ حفصہ کی خواتین تھی، مدرسے تھے، لوگ شہید ہوئے، ادھر سے بھی اپنے مارے گئے، ادھر سے بھی اپنے شہید ہو گئے۔ یہ ایک معاملہ تھا، تو ان میں سے ایک غازی برادران میں سے ایک بندہ ان کا شہید ہو گیا۔ وہ شہید ہوتا ہے تو وہ یہ مسجد کو کیپچر، مسجد کا ایک حصہ شہید کیا جاتا ہے، اندر فورسز جاتی ہیں، کمانڈوز جاتے ہیں، مین چلیں خیر مسجد کو واپس لے لیا جاتا ہے اور بندے پکڑ لیے جاتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا سانحہ تھا اس وقت، اور ایک مسلمانوں کے اندر ایک بڑا غم و غصہ پیدا ہوا، یہ آپ لوگوں نے کیا کیا۔ اس کے بعد ان کا ڈسکریڈٹ کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے اس وقت کے چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کو سیک کرتے ہیں، ہٹاتے ہیں، اور وہاں سے یہ ان کے اوپر کوئی ایک الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے یہ کام کیا، لہٰذا یہ اس کے اہل نہیں ہے چیف جسٹس ہونے کے، ختم۔ انہیں معلوم نہیں تھا، یا ان سے ہوگا یا ان سے کروایا گیا، انہیں معلوم نہیں تھا کہ اس کے آفٹر شاٹس کیا ہوں گے، کہ میرے ساتھ ہونے کا والا یہ نارمل طور پہ کام کر رہے تھے۔ ہوا کیا، پوری پاکستان میں وکلا تنظیموں نے اسٹرائک شروع کر دی، فساد شروع ہو گئے، اور ان وکلا تنظیموں کو سیاسی جماعتوں کی جو ہے حمایت حاصل تھی۔ ان سیاسی جماعتوں کو باہر سے جو ہم ایجنسیز ہیں انہیں حمایت حاصل تھی، کیونکہ اب مشرف صاحب سے کام جو لینا تھا باہر کے ممالک کے لوگوں نے یا ان کی ایجنسیز نے وہ لے چکے تھے۔ اب اس سارے معاملے کو انہوں نے سیاسی جماعتوں کے ذریعے ہینڈل کروایا، وکلا کے ذریعے ہینڈل کروایا گیا، اور افتخار چودھری صاحب کے اوپر ایک تحریک چلائی گئی، انہیں بحالی کی تحریک چلائی گئی کہ انہیں بحال کیا جائے۔ ہوا کیا کہ وہ جب تک مشرف رہے وہ بحال نہ ہوئے، مگر بہت فساد پڑا، مار کٹائی ہوئی، بہت زیادہ کام ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ عام پبلک کا بھی بہت نقصان ہوا، مگر وکلا تنظیموں کی ہمت تھی کہ انہوں نے ڈٹرمن ہونے کا پورا ثبوت دیا۔ بعد میں جا کے پتا چلا کہ افتخار چودھری صاحب جو تھے وہ کس طرح کے آدمی نے، پورے پاکستان نے دیکھا کہ انہوں نے اپنی پاور کا غلط استعمال کیا۔ اس ملک کی جو ایک حصہ ایک بربادی ہے نا، اس میں افتخار چودھری صاحب کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ ہم جذباتی سے شاید لوگ ہیں، ہمیں اس وقت کوئی چیزیں بری لگ رہی ہوتی ہیں، مگر لیٹر ہمیں پتا چلتا ہے یہ ڈیسیجنز کچھ ٹھیک تھے۔ افتخار چودھری صاحب کے ایکٹ نے یہ ثابت کیا کہ وہ ایک سیاسی جماعت کا نمائندہ تھا، وہ تھی پاکستان مسلم لیگ نون۔ اس نے بعد میں ریٹائرڈ ہونے کے بعد ایک جماعت بنائی، اس جماعت وہ چل نہ سکی، کہاں چلنی تھی، اس نے وہی جماعت نون لیگ میں مرج کرواتی۔ پھر وقت نے ثابت کیا، اس نے اپنی موجودگی میں 2013 کا الیکشن بھی کرایا، وہ بھی کنٹروورسی تھی کہ انہوں نے زرداری صاحب اس وقت کے صدر بھی کہتے تھے کہ یہ آر اوز کا الیکشن ہے، کیونکہ اس سے لیڈ کون کر رہا تھا، افتخار چودھری صاحب۔ مگر نقصان کیا ہوا، مشرف صاحب کافی ڈیمیج ہوتے گئے، انہیں فورسفلی کہا گیا کہ آپ یونیفارم اتاریں، آپ یونیفارم، کیونکہ وہ اس وقت وردی میں تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ وردی میری طاقت ہے۔ خیر یہ ساری چیزیں ان کے میڈیا کے ساتھ بھی ان کی بہت لڑائی رہی، ان پر پابندیاں لگیں ان کو چینلز کے اوپر، اور یہ کافی فساد پڑا رہا۔ مشرف صاحب کا اس وقت بہت برا ٹائم چل رہا تھا۔ اب ان کے کریڈٹ پہ بھی بہت ساری چیزیں جو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب کیا ہوا کہ انہوں نے، کیونکہ افغان وار تھی، پاکستان میں ڈالرز بہت زیادہ آیا، تو انہوں نے اس وقت پاکستان کی اکانومی کو بہت سٹیپ پر رکھا۔ شوکت عزیز صاحب کو وزیر خزانہ بنایا گیا، بعد وہ پاکستان کے وزیر اعظم بھی بنے، انہوں نے پاکستان کی اکانومی کو بہت سنبھال کے رکھا، اور لوگ خود کہتے ہیں، ہم لوگ خود موجود تھے کہ پاکستان کے لوگ بہت خوشحال تھے۔ سائیکل والا موٹر سائیکل پہ ہو گیا تھا، موٹر سائیکل والے نے گاڑی لے لی تھی، لوگوں نے اپنے گھر بنانے شروع کر دیے، کنسٹرکشن، ریئل اسٹیٹ، انڈسٹریز،
मीन इतनी लहर फैर थी पैसे की कि लोग महसूस करते थे कि यार हम कुछ अर्न करें, पाकिस्तान की एक पॉजिटिव ग्रोथ हो रही है। क्योंकि सियासी जमातों का एक अपना ही फार्मूला होता है, फिर उन्होंने अपने हिसाब से चलना होता है। उनके दौर में इकोनॉमी उनके दौर की हुई आज तक पाकिस्तान के रिजर्व बड़े हाई थे, फॉरेन रेमेडीज बहुत अच्छी आती थी। उसके बाद उन्होंने मीडिया शुरू किया, उन्होंने चैनल्स को लाइसेंस दिए, जिसमें सबसे ज्यादा खैर जो जियो बात में उन्हीं के अगेंस्ट हो गया, जियो एयरवाइज, जितने उन्होंने मीडिया का एक नया ट्रेंड शुरू किया, प्राइवेट मीडिया को, जो कि तस्वर ही नहीं पाकिस्तान में किया जाता था। इवन सियासी जमातें भी कभी ये नहीं चाहती कि हमारा मीडिया पूरा आज़ाद हो। उन्होंने मीडिया को आज़ाद किया, मीडिया को आज़ाद करके चैनल्स लॉन्च करवाए गए कि लोग इसको देखें और एक इंडिपेंडेंट राय रखें। उनके दौर में ये काम बहुत अच्छा हुआ। और इसके साथ साथ उन्होंने अफगान वार से पाकिस्तान को बचाया भी। कैसे? ये जंग पाकिस्तान तक मजीद जंग फैल सकती थी, उन्होंने वहीं रोके रखा अपनी पॉलिसीज के साथ कि ये अगर जंग लड़े, मुझे उनके वर्ड्स याद है, वो कहते थे कि अगर हमने अफगानिस्तान को बचाना है तो पहले पाकिस्तान को बचा लें, हम अफगानिस्तान को बचा लें। फिर वक्त ने साबित किया कि पाकिस्तान भी बच गया और आज अफगानिस्तान भी बचा हुआ है। वरना वो कहते थे कि पूरी दुनिया तैयार थी पाकिस्तान पे अटैक करने के लिए, पाकिस्तान को अगर ना करता है किसी तरीके से भी तो हम पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने एक बहुत जो अमल किया वो ये किया कि उन्होंने, हालांकि डिक्टेटर और बीजेपी का कोई जोड़ नहीं बनता था, वहां उस वक्त के वजीर आजम थे इंडिया के, वजीर आजम वाजपेयी साहब, उन्होंने उनके साथ मुज़ाकरात शुरू किए कि पाकिस्तान को मुज़ाकरात शुरू करने चाहिए। ये आगरा गए, आगरा समिट के नाम से वहां पर मुज़ाकरात शुरू हुए। कश्मीर का इशू बैठ के ऑलमोस्ट रिजॉल्व होते बिल्कुल करीब कहते हैं हम पहुंच गए थे, मगर अनफॉर्चुनेटली वो ना हो सका और ये भी इनके क्रेडिट पे जाती। इससे बढ़ के 2002-3 की बात है, हमें याद है कि इंडिया पाकिस्तान पे अटैक करने के लिए आया। इन्होंने अपने इंटरव्यू में भी कहा, तो इन्होंने उसमें साबित किया कि इंडिया की जरूरत नहीं हुई। वो कहते, मुशर्रफ साहब कहते थे कि ये लिमिटेड अटैक करने के लिए आएंगे। हमारी एजेंसी ने हमें बता दिया, मैंने अपनी एजेंसीज को, अपनी एयरफोर्स को, सबको हमने रेडी कर दिया था कि ये अटैक करें, इन्हें काउंटर अटैक मारे और सुबह सवेरे दोबारा अटैक मारे। लिहाजा इनसे डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। हमने तो पायलट ही एक दिन में वापस कर दिया था, खैर हमारी तो इतनी जरूरत नहीं है, पायलट ही 10 दिन रख के लोगों को बता देते कि वी आर समथिंग। नाज़रीन, इसके बाद क्या होता है कि मुशर्रफ साहब पाकिस्तान आते हैं। ये पहले जब हुकूमत आती 2008 में पीपल्स पार्टी की, ये चले जाते हैं यहाँ से, वापस आते हैं 2013 में वापस आते हैं, इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, मगर इन्हें अदालत कॉल करती है आर्टिकल 6 लगाने के लिए। उस वक्त बड़े दुख की बात होती है कि ये एक ऐसा बंदा जिसने पाकिस्तान के लिए जंगें लड़ी, एक पाकिस्तान को बचाने के लिए बहुत सारे इकदाम किए, ठीक है हमें उससे कोई इख्तलाफ हो सकता है, हमारी मौजूद अदलिया ने इनको सज़ा क्या देते हैं, ये पर्सनल सज़ा क्या देते हैं। वो कहते हैं कि इन्हें फांसी लगाई जाए डी चौक के ऊपर और इनकी लाश को लटका के रखा जाए। बसन ये हमारे अंदर का इंसाफ था, ये पाकिस्तान का इंसाफ नहीं था, आम आदमी का इंसाफ नहीं था। कहा गया इन्हें हैंग किया जाए कई दिन। ये मुशर्रफ, ये हमारा फौजी था, और ये फौजी भाइयों के लिए कितने दुख की बात होगी कि जिस मुल्क के लिए हम अपनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, हम अपने बच्चों की कुर्बानियाँ दे रहे हैं, उनके सामने उनके जो चीफ हैं उनके बारे में क्या कहा जा रहा है। ये वैसे मेरे ख्याल में एक मुहब्बे वतन मुशर्रफ था। इंसान से गलती हो सकती, किससे नहीं हुई? क्या पॉलिटिशियन से नहीं हुई? क्या बिजनेस पर्सन से नहीं होती? फिर सबको आर्टिकल 6, पाकिस्तान में तो ये रिवाज बन गया कि 22 करोड़ अवाम पे आर्टिकल 6 लगा दे, एक ही दफ़ा इनको गद्दार करार दे दे, मगर ऐसा होगा नहीं। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।